कभी सोचा है कि आपकी मेहनत की कमाई हर रोज़ कम क्यों हो रही है? आज जो चीज़ 100 रुपए की है, कल वही 110 की क्यों हो जाती है? ये एक ऐसा चोर है जो नज़र नहीं आता लेकिन आपकी जेब खाली करता रहता है। इसका नाम है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, ये एक ग्लोबल गेम है, एक ऐसा खेल जिसमें हुकूमतें, बड़े बड़े बैंक और दुनिया की सुपर पावर्स शामिल हैं। कुछ मुल्क इसकी वजह से तबाह हो गए और कुछ ने इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। आज हम इस अनदेखे दुश्मन की हकीकत जानेंगे। इन्फ्लेशन क्या है, हुकूमतें जानबूझकर महंगाई क्यों करती हैं, क्या कमज़ोर करेंसी हमेशा गुर्बत की निशानी होती है, और क्या अमेरिका, चीन और रूस के दरमियान एक नई करेंसी की सर्द जंग शुरू हो चुकी है। आइए इस आलमी मुआशी खेल के राजों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले सादा अल्फाज में समझते हैं कि इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन का मतलब है चीज़ों की कीमतों में मुसलसल इजाफा और आपके पैसे की खरीदने की ताकत यानी परचेज पावर में कमी। अगर आज 100 रुपये में 1 किलो चीनी आती है और अगले साल 120 में, तो ये 20% इन्फ्लेशन है। इसकी 3 बड़ी किस्में हैं। जब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो और चीज़ें कम, तो इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। जब चीज़ों को बनाने की लागत बढ़ जाए यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे। जब महंगाई की वजह से मुलाजमीन ज़्यादा तनख्वाह मांगते हैं और कंपनियां बढ़ती हुई तनख्वाहें देने के लिए अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं, तो इसे हम बिल्ट इन इन्फ्लेशन कहेंगे। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये एक मॉन्स्टर बन जाता है। इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। पहली जंग अजीम के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के तहत जर्मनी पर भारी वॉर रिप्रेशंस डाल दिए गए। हुकूमत के पास ये तावान अदा करने के लिए पैसा नहीं था, तो इन्होंने सबसे आसान रास्ता चुना, बेतहाशा नोट छापना। नतीजा क्या निकला? 1923 तक महंगाई इतनी बढ़ गई तो कीमतें हर कुछ दिन में डबल हो रही थी। डबल रोटी की कीमत अरबों मार्क तक पहुंच गई। लोग सुबह मजदूरी लेते और फौरन बाजार भागते क्योंकि शाम तक इन पैसों की कीमत आधी रह जाती थी। तस्वीर में लोग नोटों से भरी ट्रालियां ले जा रहे हैं जो इनकी पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स थी। लोग चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी की जगह नोट इस्तेमाल करते थे क्योंकि नोट लकड़ी से सस्ते थे। इस हाइपर इन्फ्लेशन ने जर्मनी की मिडिल क्लास को तबाह कर दिया। इनकी सारी बचत राख हो गई। इस इकोनॉमिक तबाही ने आगे चलकर हिटलर जैसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर के लिए रास्ता बनाया। ये तारीख का सबसे बड़ा सबक है कि बेकाबू इन्फ्लेशन सिर्फ इकॉनमी नहीं, पूरी सोसाइटी को तबाह कर देती है। अब आते हैं जदीद दौर के सबसे खौफनाक मिसाल पर। 2000s के आखिर में जिम्बाब्वे के सदर रॉबर्ट मुगाबे की हुकूमत ने लैंड रिफॉर्म्स किए। इन रिफॉर्म्स की वजह से मुल्क की एग्रीकल्चर, जो इकोनॉमी की बैकबोन थी, तबाह हो गई, प्रोडक्शन रुक गई और हुकूमत ने खर्चे पूरे करने के लिए पैसा नहीं था, तो उन्होंने वही जर्मनी वाली गलती की, नोट छापना शुरू कर दिए। 2008 में इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 89.76 ट्रिलियन % तक पहुंच गया। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे लिखना भी मुश्किल है। हुकूमत को $100 ट्रिलियन का नोट छापना पड़ा, लेकिन इस $100 ट्रिलियन के नोट से आप सिर्फ चंद डबल रोटियां ही खरीद सकते थे। दुकानें खाली हो चुकी थी, लोग चीज़ों के बदले चीज़ें यानी बार्टर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे। आखिरकार हुकूमत ने अपनी करेंसी को ख़त्म कर दिया और हुकूमत को चलाने के लिए US डॉलर और साउथ अफ्रीकन रैंड जैसी करेंसी को अपनाना पड़ा। सुपर पावर भी इन्फ्लेशन से महफूज नहीं। अमेरिका में हाइपर इन्फ्लेशन तो नहीं हुई, लेकिन 1970s में इन्हें एक अलग किस्म के क्राइसिस का सामना करना पड़ा, स्टैग इन्फ्लेशन। स्टैग इन्फ्लेशन का मतलब है हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ। इसका ट्रिगर बना 1973 का ऑयल क्राइसिस, जब अरब मुल्कों ने अमेरिका को ऑयल बेचना बंद कर दिया। पेट्रोल की कीमतें आसमान पर चली गईं, जिससे हर चीज़ महंगी हो गई। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की मिसाल है। इसके साथ साथ वियतनाम वॉर पर आने वाले अखराजात ने भी महंगाई को हवा दी। लोग पेट्रोल पंप्स पर घंटों लंबी लाइनों में खड़े रहते थे।
इकोनॉमी सुस्त पड़ गई, लेकिन कीमतें बढ़ने लगीं। इस क्राइसिस से निकलने के लिए अमेरिकन सेंट्रल बैंक डिफीट को इंटरेस्ट तकरीबन 20% तक बढ़ाने पड़े। इससे मुल्क में एक शदीद रिसेशन आया, लेकिन आखिरकार महंगाई कंट्रोल में आ गई। यह सुनकर अजीब लगेगा कि हुकूमतें और सेंट्रल बैंक्स अक्सर जानबूझकर थोड़ी बहुत महंगाई रखना चाहते हैं। इनका टारगेट आम तौर पर 2 से 3% होता है। पहली वजह है कि लोगों को खर्च करने पर इनकरेज करना। अगर आपको पता होगा कि आपके पैसे की वैल्यू कल कम हो जाएगी, तो आप इसे बैंक में रखने की बजाय आज ही खर्च करेंगे या कहीं इन्वेस्ट करेंगे। इससे मार्केट में पैसा घूमता है और इकोनॉमी का पहिया चलता रहता है। दूसरी और सबसे बड़ी वजह है कर्ज का बोझ कम करना। हुकूमतों पर खरबों डॉलर का कर्ज होता है। इन्फ्लेशन की वजह से करेंसी की वैल्यू कम होती है। इसका मतलब है कि वक्त के साथ साथ इस कर्ज की असल मालियत यानी रियल वैल्यू भी कम हो जाती है। ये हुकूमतों के लिए कर्ज अदा करने का एक खामोश और आसान तरीका है। तो हल्की फुल्की महंगाई इकोनॉमी के लिए ग्रीस की तरह काम करती है, इसे जैम होने से बचाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जिस मुल्क की करेंसी डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर है वो गरीब है, और हमेशा कहते हैं देखो डॉलर 300 का हो गया और मुल्क तबाह हो गया। लेकिन क्या ये सच है? इकोनॉमिक्स इतनी सिंपल नहीं है। एक कमज़ोर करेंसी हमेशा बुरी नहीं होती, बल्कि ये कई मुल्कों की तरक्की का राज है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। जब आपकी करेंसी कमज़ोर होती है तो दूसरे मुल्कों के लिए आपकी बनाई हुई चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर सोचें आप एक अमेरिकन हैं, आपको एक टी शर्ट खरीदनी है जो पाकिस्तान में 3000 रुपये की है। अगर डॉलर 300 रुपये का है तो आपको ये टी शर्ट सिर्फ $10 की पड़ेगी। लेकिन अगर डॉलर 100 रुपये का होता तो वही टी शर्ट आपको $30 की पड़ती। तो कमज़ोर करेंसी की वजह से पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती और अट्रैक्टिव हो जाती हैं। इससे मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। ज़्यादा एक्सपोर्ट्स का मतलब है फैक्ट्रियाँ ज़्यादा माल बनाएंगी। ज़्यादा फैक्ट्रियों का मतलब है ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, और ज़्यादा रोज़गार का मतलब है मुल्क में खुशहाली। इसके बरक्स एक बहुत मजबूत करेंसी आपकी एक्सपोर्ट्स को महंगा करके तबाह कर सकती है और सस्ती इंपोर्ट्स को फ़रोग देकर लोकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा सकती है। बल्कि असल चीज़ करेंसी का रेट नहीं, बल्कि मुल्क की जीडीपी ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी और बेरोज़गारी की शरह है। ये चीज़ें मुल्क की असल सेहत बनाती हैं। कमज़ोर करेंसी सिर्फ एक टूल हो सकती है, गुर्बत की निशानी नहीं। इस कॉन्सेप्ट की बेहतरीन मिसाल है जापान। जापान की करेंसी येन डॉलर के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। आज एक डॉलर में तकरीबन 150 येन आते हैं। इस हिसाब से तो जापान को एक गरीब मुल्क होना चाहिए, लेकिन जापान दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है। इनकी कमज़ोर करेंसी ही इनकी ताकत है। इसकी वजह से इनकी दुनिया भर में मशहूर प्रोडक्ट्स जैसे टोयोटा की गाड़ियाँ, सोनी के इलेक्ट्रॉनिक्स और निंटेंडो के गेम्स दूसरे मुल्कों को सस्ती पड़ती हैं। इसी एक्सपोर्ट ड्रिवन मॉडल ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद जापान को तबाही से निकालकर एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाया। बल्कि जापान का सेंट्रल बैंक अक्सर कोशिश करता है कि इनकी करेंसी ज़्यादा मजबूत ना हो, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी खुशहाली का राज इनकी एक्सपोर्ट में है। तो जापान साबित करता है कि एक मुल्क की खुशहाली का आपस में डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। अब तसव्वुर करें कि कल कोई जादू हो जाए और एक पाकिस्तानी रुपया एक अमेरिकन डॉलर के बराबर हो जाए, क्या हम अमीर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक तबाही होगी। पाकिस्तान में बनी हर चीज़ दुनिया के लिए 300 गुना महंगी हो जाएगी। हमारा टेक्सटाइल, चावल, स्पोर्ट्स का सामान कोई भी हमसे नहीं खरीदेगा। हमारी पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री रातों रात बंद हो जाएगी। लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो अचानक मजबूत हुई करेंसी मुल्क के लिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगी। आज दुनिया की ज़्यादातर ट्रेड अमेरिकन डॉलर में होती है। यह सिस्टम दूसरी जंग अज़ीम के बाद बनाया गया था। इसने अमेरिका को दुनिया का इकोनॉमिक किंग बना दिया, क्योंकि हर मुल्क को ट्रेड करने के लिए डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। ये अमेरिका को एक बेपनाह ताकत देता है। वो इस ताकत को सैंक्शंस की सूरत में अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। जैसे इन्होंने ईरान और रूस पर सख्त सैंक्शंस लगाए,
لیکن اب اس ڈالر کی بادشاہت کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ چین، روس اور برکس ممالک یعنی برازیل، انڈیا، ساؤتھ افریقہ مل کر ایک پلان پر کام کر رہے ہیں۔ اس پلان کا نام ہے ڈی ڈالرائزیشن، مطلب ڈالر پر انحصار ختم کرنا۔ وہ آپس میں ٹریڈ ڈالر کی بجائے اپنی لوکل کرنسیز میں کر رہے ہیں، جیسے رشیا چائنا کو آئل چائنیز یوان میں بیچ رہا ہے، انڈیا رشیا سے تیل انڈین روپی میں خرید رہا ہے، چین اور برازیل نے آپس میں یوان میں ٹریڈ کا معاہدہ کیا ہے۔ یہ ممالک ڈالر کے مقابلے میں اپنے گولڈ ریزروز بھی بڑھا رہے ہیں، اور سوئفٹ جو کہ انٹرنیشنل پیمنٹس کا سسٹم ہے اور امریکہ کے کنٹرول میں ہے، اس کے مقابلے میں چین نے اپنا سیپس سسٹم بنایا ہے۔ یہ ایک آہستہ لیکن مستقل عمل ہے۔ اس کا مقصد امریکن فائنینشل سسٹم سے آزادی حاصل کرنا ہے تاکہ امریکہ انہیں سینکشنز کے ذریعے بلیک میل نہ کر سکے۔ یہ ایک نئی اکنامک وار کی شروعات ہے، جہاں جنگ میدان میں نہیں بلکہ کرنسی مارکیٹس میں لڑی جا رہی ہے۔ اب ڈالر کو ختم کرنا آسان نہیں، لیکن اس کی عالمی ڈیمانڈز میں کمی یقیناً اسے کمزور کرے گی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی کرنسی کولڈ وار شروع ہو چکی ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں جو ڈالر سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں، دوسری طرف چین، روس اور ان کے پارٹنرز ہیں جو ایک ملٹی پولر کرنسی ورلڈ بنانا چاہتے ہیں۔ اس جنگ کے ہتھیار میزائل نہیں بلکہ ٹریڈ، کرنسی ایگریمنٹس اور فائنینشیل ٹیکنالوجی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ طے کرے گا کہ 21ویں صدی میں دنیا کی اکنامک سپر پاور کون ہوگا۔ یہ صرف کرنسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ گلوبل ڈومیننس کی لڑائی ہے، اور اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ انفلیشن صرف مہنگائی نہیں، یہ ایک پیچیدہ معاشی آلہ ہے جسے حکومتیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ایک کمزور کرنسی ہمیشہ ناکامی کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک کامیاب ایکسپورٹ اکانومی کا راز بھی ہو سکتی ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں اکنامک وارز لڑی جا رہی ہیں اور ان کا اثر براہ راست ہماری جیب پر پڑتا ہے۔ ڈالر کا راج چیلنج ہو رہا ہے اور دنیا ایک نئے نظام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کھیل کو سمجھنا آج پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا چین، روس ڈالر کی بادشاہت ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اور آپ کے نزدیک مہنگائی کی اصل ذمہ دار کون ہے؟ اپنا پوائنٹ آف ویو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔